नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 6 सितंबर को एग्जाम है, उसके लिए आज जो है कि एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। तो जितने प्रश्न आपको बताएंगे इसे पूरा याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी सारे एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड प्रश्न है आपके पेपर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है बंगलुरु को कहा जाता है और इसे हम सभी आईटी राजधानी के रूप में भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रमुख जैसे कि टीसीएस कंपनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सभी जो है कि आपका आईटी कंपनी कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बंगलुरु में। इसीलिए हम सभी क्या कहते हैं, इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है आपका बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का भी प्रस्ताव आपका इसी में रखा गया था, याद रखिएगा। और गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्व विभाज्य उत्तक उत्तरदायित्व होता है। तो देखिए, जब भी पार्श्व की बात किया जाए तो मोटाई में वृद्धि होगा, याद रखिएगा आप सभी, जिसमें कि जड़ हो गया और तना की मोटाई होता है। जैसे ये पेड़ पतला है, ठीक है, तो ये इसका तना क्या हो जाएगा, मोटा होगा। तो ये आपका पार्श्व विभाज्य उत्तक में होता है। अगर शीर्ष विभाज्य उत्तक की बात किया जाए तो उसमें लंबाई में वृद्धि होता है। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। और दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, याद रखिएगा आप सभी। जिसमें कह सकते हैं कि मनोनीत जो करेगा, कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, सामाजिक वाला जो क्षेत्र में जो विख्यात रहता है उसी को मनोनीत करता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी। तो देखिए, नई सड़क नीति जो बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि इसका क्या हो सकता है, मतलब कि सड़क का नेटवर्क बढ़ जाए और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद कह सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में विकास को गति देने के लिए ये लाया गया था। कब, 1997 में लाया गया था। तो डेट याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1997 में लाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आपसे क्लास कर लेते पर लाइक नहीं करते। क्या लगता है, लाइक करने में आपको पैसा लगता है, नहीं लगता है। तो लाइक कर दीजिए, आप सभी एक उंगली उठा के दबा लीजिएगा तो लाइक हो जाएगा। देखिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा के सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सभी पेपर को बेहतर तरीके से दे पाएं और प्रश्न आपसे मिस ना हो। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाते हैं। बस आपसे सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 155 के तहत करता है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इसका आपसे अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं बहुमत दल के नेता होते हैं, या कह सकते हैं कि क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं इसको। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब और कहां हुआ था। देखिए, पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कहां पे, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। अच्छा, पंचायती राज विषय जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा आप सभी। किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का विषय है। देखिए, पंचायती राज का सबसे पहले वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का जो प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और सोडियम नाइट्रेट का उपयोग जो होता है यह खाद्य संरक्षण में भी किया जाता है। अगला है सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे। देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे ज्योतिबा फूले थे। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1873 में किया गया था, जिसमें जाति के भेदभाव को समाप्त करना था और महिलाओं को शिक्षा की ओर बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बना लीजिएगा आपसे भी। अगला है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, इसलिए हर प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। आपसे भी विद्युत ऋणात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का हाथ जो होता है, याद रखिएगा किसका हाथ होता है? इलेक्ट्रॉन का हाथ जो होता है, ध्यान देंगे आपसे भी। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए ना तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर गमन करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है, याद रखिएगा आप सभी। हीलियम की खोज किसने की थी और इसका खोज कब किया गया था हीलियम का? तो 1868 में खोज की गई। और इसका खोज किसने किया? तो ये आपका कह सकते हैं लोकयर ने, और ये सूर्य के वर्ण क्रम में खोजी गई थी। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रेड लेड है? तो देखिए श्रेड लेड जो है इसे हम सभी रेड लेड के नाम से भी जानते हैं, और इसका उपयोग जो होता है पेंट और बैट्रिक में इसका उपयोग किया जाता है। तो बैट्रिक एक याद रखिएगा, और इसका रासायनिक नाम क्या है? PB3O4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो देखिए आपका जो न्यूट्रॉन बम है ये जीवन को तो नष्ट कर देता है पर भवन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। पूरा आदमी खत्म हो जाएगा पर भवन को कुछ नहीं होगा। ये उच्च विकिरण उत्सर्जित करता है आपका न्यूट्रॉन बम, और ज़्यादातर इसका उपयोग जो होता है वह सैन्य के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि डिफेंस लाइन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। जैसे कह सकते हैं काकरापर कहाँ गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, केंगा कहाँ कर्नाटक में है। ये सभी क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और तमिलनाडु में ही आपका एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान भी स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कोंकण रेलवे जोड़ता है, रोहा से मंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे, और ये पश्चिमी घाट का एक कठिन इलाके वाला क्षेत्र है आपका कोंकण रेलवे वाला क्षेत्र, याद रखिएगा आप सभी। और इसका काम पूरा कब हुआ था? 1998 में पूरा हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 170 के तहत की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? देखिए शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार भी कानून बनाएगा और केंद्र सरकार भी बनाएगा। इसको समवर्ती सूची में कब डाला गया था? 1976 में डाला गया था, याद रखेंगे आप सभी। अनुच्छेद 7 जो देखते हैं आप सभी, ये समवर्ती सूची से ही संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने पर विद्युत की स्थिति क्या होती है? तो विद्युत की स्थिति बढ़ जाती है। देखिए दोनों प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है? विकर्षण करता है, याद रखेंगे आप सभी। क्या करता है? विकर्षण करता है। नतीजा ऊर्जा बढ़ जाती है इससे। अगला है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए नोबेल पुरस्कार इसको प्रकाश परिकिरण के लिए दिया गया था, और यह कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। प्रकाश परिकिरण की खोज कब किया गया था? 1928 में किया गया था। और याद रखिएगा आप सभी, वैज्ञानिक में आपका सीवी रमन जो है पहला वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में आता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था गीतांजलि में। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायामीन है। इसमें कह सकते हैं कि जो नस होता है और हृदय होता है इसको प्रभावित करता है, जिससे कि थकान सुस्ती महसूस होने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है, देखिए नपुंसकता जो आता है ये विटामिन E की कमी के कारण आता है। स्कॉर्बी विटामिन C से होता है। रिकेट्स जो होता है ये आपका विटामिन D की कमी से होता है। अगला है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इससे पहले आपसे ये प्रश्न को देखिए कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार जो है यह आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र में है। लाल मिट्टी में कह सकते हैं कि लोहे पाए जाने के कारण क्या है? इसका रंग लाल होता है, और उपजाऊ थोड़ा कम है ये मिट्टी। हालांकि सिंचाई करने के बाद उपजाऊ हो सकता है। चंबल नदी
किन राज्यों से होकर बहती है? तो थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, याद रखेंगे आप सभी। यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप सभी, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यमुना ना दे और पूछा जाए कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की भी होगा। अगला है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में क्या होती है? तो इसमें वृद्धि होती है, याद रखिएगा। जब ऑक्सीकरण जब होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगती है? हानि होने लगती है। यह भी एक फैक्ट को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा H2 और O2 जो है यह आपका ऑक्सीकारक एवं अवकारक होता है और इसका उपयोग जो है कीटनाशक में भी किया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये खोज कब हुआ था? 1896 में किया गया था और ये यूरेनियम लवणों में खोजी गई थी, याद रखिएगा। किस में खोजी गई? यूरेनियम लवणों में। अच्छा, आपसे बता सकते हैं कि यूरेनियम का सबसे बड़ा खदान जो है कौन सा खदान प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा का खदान प्रसिद्ध है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी की खोज तो खोजा गया था हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा, पर आगे अगर शोध को बढ़ाने की बात किया जाए तो आगे शोध को किसने बढ़ाया था? मैडम क्यूरी ने बढ़ाया था। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये आप सभी को भली भांति पता है। और प्रधानमंत्री जो होता है ये आपका लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो यहाँ पर आपका एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था और उसके बाद माचुंग वंश का अंत हो गया था। कौन सा वंश? माचू वंश या माचुंग कहते हैं इसको। माचू वंश का अंत हो गया था और सुन यात सेन चीन के पहले राष्ट्रपति बने थे। क्या बताया आपको? सुन यात सेन जो था, सुन यात सेन पहले राष्ट्रपति बने थे चीन का। अगला है वर्साई की संधि किस मानमर्दन में किया गया था? तो देखिए वर्साई की संधि जो हुआ था यह आपका 1919 में हुआ था, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसी के लिए कह सकते हैं वर्साई की संधि हुआ था। तो ये जर्मनी के लिए हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो किसका मानमर्दन के लिए किया गया था? जर्मनी का। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था और इसे हम भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, जिसमें कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था भी हुई थी। अगला है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका ग्राहम के द्वारा किया गया था। ग्राहम के नियम के अनुसार बात किया जाए तो जो हल्की गैस होती है ना वो बिल्कुल तेज फैलती है, याद रखिएगा आप सभी। ध्यान देंगे आप सभी, हल्की गैस तेज फैलती है। ये किसका कहना था? ग्राहम का। अगला प्रश्न देखिएगा कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। ये नियम जो है किसका है? तो ये आपका वॉयल का नियम है। किसका नियम है? वॉयल का नियम है। अगला है पौधे के रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। जो पौधे होता है इसको रोग प्रतिरोधी जो बनाया जाता है, कैसे? तो जंगली किस्म से प्रजनन कराकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्रॉस ब्रीडिंग से ही पौधे को रोग प्रतिरोध के गुण में लाए जाते हैं। क्या करके? क्रॉस ब्रीडिंग करके। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना 1969 में किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। तो ये आप याद जरूर रखिएगा, किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। ध्यान देंगे आपसे, विक्रम साराभाई ने किया था और ये आपका बंगलुरु में है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है, जो कि अंतिम वेद था। ये अशोक मेहता समिति का संबंध जो है ये किससे है? तो पंचायती राज से ही संबंधित है अशोक मेहता समिति। इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात किया था, याद रखिएगा, जबकि 3 स्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। कितना? 243। अगर लोकसभा में बात किया जाए तो 40, राज्यसभा में 16 सीट होगा। अगला क्वेश्चन है कि तरनी तनूजा तट तमार तरुबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा त हो गया
ता हो गया, ता हो गया, ता हो गया, यानी कि ता का बार बार रिपीटेशन हुआ है। यानी कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कई बार आपको बताए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चरर मरर खुल गए अरर। रब इस फोटो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा र का उच्चारण हुआ है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। यज्ञशाला का समास क्या हो जाएगा? विग्रह। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो अब यहाँ पर के लिए जो है ये क्या है? कारक विभक्ति है ना। तो जो बताए कि आपको कारक विभक्ति जहां आ जाए वहां पर आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। देखिए विशेषण की विशेषता जो बताया जाता है उसे हमसे प्रोविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविशेषण कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विशेषण का गुण जो बताता है उसे प्रोविशेषण कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा लड़का आपसे देख रहे हैं तो अच्छा क्या है? ये विशेषण शब्द है, अच्छा विशेषण है। पर बहुत जो अच्छा है इसी को हमसे क्या कहते हैं? प्रोविशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषता किसकी बताया जा रहा है? विशेषण की जो विशेषता बताएं उसी को हमसे प्रोविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा एक विशेषण शब्द है पर बहुत अच्छा क्या है? ये आपका प्रोविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भाववाच्य है? तो भाववाच्य में क्या होता है? जो कर्ता होता है उसका दशा और गुण को बताता है कि राम से चला नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता, राम से उठा नहीं जाता। तो राम का भाव को बताया जा रहा है तो यहाँ भाववाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि जीवन की चंचल सरिता में फिकती नया मन की जाती। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें अलंकार बताना है तो डायरेक्ट इसको आप याद रखिएगा। रूपक अलंकार होता है, इसमें याद रखेंगे आप सभी। रूपक अलंकार में क्या बताए थे? पहचानने का तरीका भी आपको हम बताए थे रूपक अलंकार में कि जब भी रूपी शब्द देखने के लिए मिल जाए या उपमेय या उपमान में अंतर जब मिटा हुआ हो या कह सकते हैं कि किसी को किसी रूप में बताया जाए तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन में ए वाला होगा। वह तो कल आएगा, ये गलत है। वह के स्थान पे वह होता है, याद रखिएगा। वह जो लिखा हुआ ये नहीं होगा। वह तो कल आएगा, ये आपका बिल्कुल सही होता है। बाकी बात सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए जब भी सुंदरता का उल्लेख हो जाए वहां पर आपका उल्लेख अलंकार ही होता है। तो यहां पर नवल सुंदर श्याम शरीर, तो नवल की सुंदरता श्याम की शरीर की तरह यहां पर उल्लेख किया गया बताया जा रहा है तो उल्लेख अलंकार होगा। मानो, जानो, मनु, मनहु, ये सभी शब्द जो है किस अलंकार में प्रयोग करते हैं? तो कई बार आपको बताएं कि मानो, मनहु, जानो, जनहु ये सभी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होता है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति होगा? तो शब्द शक्ति यहाँ व्यंजना होगा। व्यंजना को कैसे पहचान सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें क्या कहा जाता है कि जब कुछ कहा जाए उसका अर्थ कुछ अलग निकले। क्या बताएं? कहा कुछ जाए उसका अर्थ कुछ अलग निकले। जैसे कि कोई भी दुबला पतला लड़का है, ठीक है, उसको हम अगर दुबला पतला करें तो मेरे दिमाग में तुरंत इमेज बन जाता है कि वो दारा सिंह होगा। कौन होगा? दारा सिंह होगा। तो यहाँ पर बोल कुछ और रहे, अर्थ कुछ अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर आपका व्यंजना अलंकार होगा, सॉरी व्यंजना शब्द शक्ति होगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम सभी विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर जो और सो की बात यहाँ पर किया गया है और आपको हम बताएं कि जो और सो जो आता है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक करेंगे कि कौन था, कौन आएगा, ये सभी प्रश्नवाचक है। निश्चित वाचक सर्वनाम में निश्चित का बोध होगा कि ये एक कलम है, ये निश्चित है कि ये कलम ही है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में अनिश्चित चीज का बोध होगा कि ये क्या है, वो क्या है, ये सभी अनिश्चित चीज है क्योंकि पता नहीं है। अगला है कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। तो यहाँ पर प्रीति को क्या बताया जा रहा है? नदी की रूप में बताया जा रहा है कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। जब भी किसी भी चीज को किसी दूसरे रूप में बताना शुरू कर दे वहां पर रूपक अलंकार आपका हो जाता है, या उपमेय में उपमान का अंतर मिट जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपसे अलंकार को समझ जाइएगा। बाकी बात अलंकार का हम ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं तो आपसे वहां से जाके देख लीजिएगा, थ्योरी और एमसीक्यू लगा लीजिएगा। बाकी